You are currently the only person in this conference. Everyone, आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक्चुअली होता क्या है? कितने लोगों ने कांच की दुकान पर मिरर बनवाया है? रेडीमेड मिरर नहीं खरीद के मिरर बनवाया है? एनीवन? किसी ने कभी मिरर के शॉप पर जाके मिरर बनवाया है एक डिफरेंट साइज का? जब तुम मिरर बनाने जाओगे तो पूछते हैं मिरर की थिकनेस क्या होगी, और जनरली 5 mm थिकनेस का मिरर अच्छा माना जाता है। बेसिकली मिरर जो होता है वो एक ग्लास स्लैब होता है, थिन ग्लास स्लैब। इसकी थिकनेस 5 mm होती है। इससे भी पतले होते हैं, ऐसा नहीं है। 5 mm थिकनेस, और इसके एक तरफ सिल्वरिंग की जाती है और उसके ऊपर एक पेंट चढ़ा दिया जाता है, और यही हो जाता है हमारा मिरर। तो हमारे लिए इसका जो डायग्राम होगा वो पूरे टाइम कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये सिंबल सिल्वरिंग का होता है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बात हमको याद रखनी है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन is valid at every surface। चाहे वो प्लेन सरफेस हो या स्फेरिकल सरफेस हो या आर्बिट्ररी शेप का सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब में वैलिड होता है। तो कोई भी लाइट रे अगर हम दिखाना चाहें कि रिफ्लेक्शन कैसा होता है तो वी कैन इजिली शो इट। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड मिनिमम 2 लाइट रेज। वी नीड minimum 2 light rays to form an image। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी लाइट रेज होती हैं, लेकिन कोई भी दो को लेके हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक प्लेन मिरर है और हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं चारों तरफ। हमको इमेज फॉर्म करना है कि मिरर से ये इमेज कहाँ बन रहा है। हमको कोई भी 2 लाइट रेज अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं। ये एक लाइट रे ले सकते हैं, एक लाइट रे बिल्कुल सामने से ले सकते हैं, और भी कोई लाइट रे लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमको दो चाहिए, तीसरा ऑप्शनल है।
और हर जगह पर अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये जो प्रोसेस है ये हर हर समय यही करना होता है, भले हम इसको करें या ना करें, लेकिन प्रोसेस यही है। और उतना ही एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए। ये जो बिल्कुल नॉर्मल फॉल हो रहा है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो रहा है, तो ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर ये दो लाइट रेज के बारे में सोचें तो ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर की हैं, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि ये कुछ यहाँ से आ रही है। अगर हम इस लाइट रे को भी एक्सटेंड करें, सपोज यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें, ये एंगल बराबर करना है, और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये बिल्कुल वहीं पर जाके मीट करेगी। द पॉइंट इज, और भी कोई लाइट रे अगर लेते हैं तो वो वही पॉइंट पर मीट करेगा, उसके लिए फिर कोई अलग पॉइंट नहीं बनेगा। तो वी नीड एटलीस्ट 2 लाइट रेज फॉर वन सिंगल पॉइंट। अगर हम मल्टीपल लाइट रेज भी लेंगे तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज चेंज नहीं होगा। और ये बात बहुत आसानी से प्रूव की जा सकती है। मिरर से ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और ये हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, जिसको पूरे ऑप्टिक्स में भी से डिनोट करते हैं। और ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगे। इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और साइड्स सेम हो जाएंगे। इसलिए फॉर प्लेन मिरर u इज इक्वल टू v। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। अगर हमको एक्चुअल रिलेशन पूछा जाए तो u इज इक्वल टू माइनस। ये माइनस साइन क्या बताता है ऑप्टिक्स के केस में? ये मिरर जो है ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारा रियल वर्ल्ड है, हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है। ये माइनस साइन ये बताता है कि एक कोई अगर रियल वर्ल्ड में होगा तो दूसरा वर्चुअल वर्ल्ड में होगा। दोनों एक साथ रियल वर्ल्ड में या दोनों एक साथ वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं हो सकते। दैट्स इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन। एक डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे हमने कहा था फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स इमेज विल बी वर्चुअल, इन फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इमेज विल बी रियल। कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज वर्चुअल हो जाए या रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर साइन के साथ कभी कभी क्वेश्चन में तो साइज होके पूछा जाए तो हमको ये साइन का केयर करना पड़ेगा। बाद में भी ये साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और किसी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम अगर इमेज फॉर्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू गो बाय दिस मेथड ओनली। सपोज कभी ऐसा हुआ कि हमारा जो मिरर है ये कुछ ऐसा है और हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, और हमको इन दोनों का इमेज फॉर्म करना है। तो इन दोनों के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करके इमेज कहाँ फॉर्म होगा, जल्दी से इसको दिखाइए। ड्रॉ द इमेजेस फॉर O1 and O2 थ्रू दिस मिरर M। इनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे।
एनीवन एल्स? हम देखो ये रे डायग्राम तो हम देख नहीं पाएंगे, स्क्रीन शेयर और बहुत सारे ऑप्शंस करने पड़ेंगे। तुम लोग ध्यान से देखो क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और एक एक चीज पर हम बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो ये बहुत सारा लेंदी होता चला जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि मिरर चाहे कितना भी छोटा हो, रिमेंबर दिस ऑलवेज, जिन लोगों को सब कुछ समझना है वो लोग बहुत केयरफुली एक एक बात सुनेंगे, क्योंकि मेरे पास रिपीट करने का टाइम नहीं है। बहुत सारी बातें मैं बोलता बोलता चला जाऊंगा, तुमको पकड़ना है। अगर लगे कि डाउट हो रहा है, नहीं समझ आया तो उसको पूछ लेना है। मैंने कहा ना, कंटेंट बहुत है और अगर मैं रुक रुक के एक एक कंटेंट को फोकस करके पढ़ाने लगूंगा तो यही ऑप्टिक्स 2-2 महीने तक चला जाता है, क्योंकि इसका वेटेज नहीं है। इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत वेटेज भी है, मेडिकल में बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का कोई पॉइंट नहीं। मिरर चाहे कितना भी छोटा हो, इसके सामने, दैट मीन्स अगर हम इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, ये मिरर से इमेज बनेगा। अगर ये इतना छोटा भी होता तब भी इमेज बनता है। इसका साइज मैटर नहीं करता है। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट को बस इस लाइन से सामने कहीं पर भी रख दिया जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर भी रखा जाए, तब भी इससे इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा? एक तो है कि रे डायग्राम ड्रॉ करके देख लिया जाए। रे डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हो, बट हर बार रे डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी एग्जैक्टली डू, वी एज्यूम ये जो मिरर है वो यहाँ तक, नीचे तक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे मिरर के प्लेन में। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इस डिस्टेंस पर यहाँ पर इसका इमेज बनेगा I1। सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इस डिस्टेंस पर इमेज बनेगा I2। ये हमारा इमेज बनाने का तरीका होता है। वी डोंट हैव टू गो बाय रे डायग्राम। चाहे तो कर सकते हैं एक रे डायग्राम, अगर सपोज कोई चाहता है कि नहीं सर कैसे हुआ ये, तो एक रे डायग्राम ऐसा, एक रे ऐसा, और दोनों जगह नॉर्मल ड्रॉ करो, दोनों को रिफ्लेक्ट कराओ, फिर दोनों को कन्वर्ज कराओ, यू विल डायरेक्टली सी कि यहीं पर कन्वर्ज हो। बट इतना बार बार करने का पॉइंट नहीं होना चाहिए। वी कैन सिंपली एक्सटेंड द मिरर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस, ये बराबर होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, बराबर होना चाहिए। मिरर वहाँ है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, इमेज फॉर्मेशन होगा। मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट हो तभी इमेज बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस उसके प्लेन के सामने होना चाहिए, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन के इधर चलाया, इधर, तो इमेज नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन इस लाइन से बाहर है तब तो कहीं पर भी हो इमेज तो बनेगा। और इमेज का पोजीशन निकालने के लिए वी डोंट हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ द पोजीशन बाय सिंपली ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन एक्सटेंडेड मिरर। और इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इसमें अगर हमने एक प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से रख लिया, और ये एंगल हम जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से सारी बात समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक ऑब्जेक्ट है हमारा 5,0 पर, लेट्स से दिस इज O1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा y एक्सिस पर, लेट्स से दिस इज O2, और ये है हमारा माइनस, सॉरी 0,-4, 0,-4, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। इन दोनों का इमेज ये मिरर कहाँ बनाएगा, आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
for images formed by mirror I1 और I2 इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक बार में अगर ये दोनों क्वेश्चन तुम सही करते हो मतलब तुम लोग का मैथमेटिक्स भी दुरुस्त है, क्योंकि इसमें फिजिक्स से ज़्यादा काम मैथमेटिक्स का है। जिनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि श्रद्धा थोड़ा सा जल्दी करे इस क्वेश्चन को। ओके, वेरी गुड। ये बताइए श्रद्धा, क्या है आंसर I1 का? माइक काम कर रहा है आपका? देखिए, जैसा मैंने कहा था, कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिकल डिफिकल्टीज आ सकती है। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? सीधे सीधे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और इसको एक्सटेंड करना है। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा I1, बस इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। लेकिन अब इसको करने में अपने को काफ़ी टाइम और मैथमेटिकल क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहले तो डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना? तो जैसे हमने ये 5 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 5 है और ये ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो डिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये वाला, ये हमारा 5 sin 37, 5 sin 37, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि अगर ये 3 हो गया तो ये भी 3 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस 6 हो गया। लेकिन ये 6 हमारा आंसर नहीं है, 6 इज नॉट द कोऑर्डिनेट पॉइंट। दैट मीन्स ये जो लेंथ आई है ये डेफिनेटली 6 यूनिट की लेंथ है, लेकिन ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं है। तो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट? तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला एंगल है, ये नीचे वाला एंगल है, ये हमारा 53 डिग्री होगा। दिस एंगल इज 53 डिग्री। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा 6 साइन 53 डिग्री, और ये जो लेंथ है ये हो जाएगा 6 कॉस 53 डिग्री। बट वेट, वी डोंट नीड दिस, वी नीड दिस। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस 6 कॉस 53, यानी कि 5 माइनस 6 इंटू कॉस 53 हो जाएगा 3/5। तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 18/5, तो 3.6, 5 माइनस 3.6, ये हो जाएगा तो 1.4। और इसको अगर डायरेक्टली निकालें 6 इंटू 4/5, तो 24 4.8, यानी कि फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ रहा है वो 4.8, ये वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट है 1.4। सो 1.4 कॉमा 4.8। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस को सेम किया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज किया। उस लाइन को यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे, ये यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता देखने में, यहाँ पर ड्रॉप किया। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज आवर वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ से यहाँ तक ये 5 था टोटल,
हमको इतना ही चाहिए था, तो हमने क्या किया, 6 cos 53 को टोटल 5 में से माइनस कर दिया, ये हमारा गया 1.4। सो 1.4 एंड 4.8, दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। और अगर ये बात समझ आ गई हो तो सेकंड वाला आंसर अब तुम लोग से चाहिए। ब्रश डायग्राम ड्रॉ करो। रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा रूल मैं बता दूं, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो रेगुलर, रे ऑप्टिक्स का जो रे डायग्राम होता है वो जब तक बन रहा होता है उसी समय बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखना होता है। एक बार जब बन जाएगा और उसके बाद तुम फोकस करोगे कि अच्छा सर अभी बना रहे हैं, इसके इस अभी इतना ध्यान नहीं देना। जब एक बार बन जाएगा तब देखेंगे, तब तुमको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा एंगल, कौन सा लाइन, कौन सा रे, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। और ये सारे डायग्राम के साथ होगा। चाहे हम कितना भी क्लियर बनाने की कोशिश करेंगे, डायग्राम अंत में बेकार हो ही जाएगा। इसलिए मल्टी कलर पेन ये जरूरी है। कोशिश करो अपने साथ मल्टी कलर पेन रखने का, और जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उसी समय तुमको वो सारे डायग्राम को देखते हुए, ड्रॉ करते हुए समझना है। ड्रॉ हो जाने के बाद काम खत्म हो जाएगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो ये सब चीजें रेगुलर, अब क्योंकि अब ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका है तो रे डायग्राम में कलर पेन तो जरूरी है। और बिल्कुल व्हाइट पेज पर ये सब करोगे, मतलब ये लाइन वाली पेजेस नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुमको बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और बहुत सारे डायग्राम में अगर बिल्कुल व्हाइट पेज हो तो ही चीज़ें समझ आएंगी। सेकंड वाला, एनीवन? मेडिकल में ये 37 नहीं आएगा, मेडिकल में ये 45 आएगा। 45 में काम अपना बहुत आसान है। अगर ये 45 होता जो कि मेडिकल में पूछा जाएगा, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर मिरर हमारा 45 डिग्री के एंगल पर होता, तो याद रखना कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जो भी कोऑर्डिनेट लेट से a,0, इसका इमेज सीधे सीधे 0,a पर y एक्सिस पर बन जाएगा। वी कैन इजिली प्रूव दिस। ये 90 डिग्री होगा, ये डिस्टेंस बराबर होंगे। यू कैन प्रूव दिस। 45 में सोचने का जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ दिया है तो इसका इमेज यहाँ होगा। अगर ये मान लो -b,0 है, ये हो जाएगा 0,-b। तो 45 डिग्री के एंगल पर कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, एक्सिस से एक्सिस ही ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन ये रियल पार्ट है, एग्जैक्टली ये चीज हमको करना होता है। 45 डिग्री में ये अपने आप हो जाता है, इसलिए हमको ज्यादा इस तरह के से काम करने की जरूरत नहीं। Anyone got the answer for this? I2 क्या है आंसर बताइए। श्रद्धा आप बताओगे, पार्थ आप बताओ। 3.84 और 1.12। 3.84 and 1.12 1.12। लेट्स सी। सर, माइनस में 3.84। हाँ, माइनस में आना चाहिए डेफिनेटली। -3.84, 1.12, ये भी माइनस में ही आएगा ना दोनों, कि प्लस में आएगा? वेल सी, ये वाला प्लस ये में। प्लस में भी आ सकता है, ये जो डेटा है वो प्लस में भी आ सकता है। बाकी लोग का अलग आंसर या सेम है? सेम है। सेम है सर। गुड। तो क्या करना है अपने को मिरर जानबूझ के एक्सटेंड कर देना है। जैसे मैंने कहा था, मिरर ये 37 डिग्री है, मिरर वहां नहीं था, फिर भी हमको
मिरर को एक्सटेंड कर देना है, हमको मान के चलना मिरर है और बस क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। प्रोसेस वही है, प्रोसेस में चेंज नहीं है। ये डिस्टेंस अगर हम निकाल लिए तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और कहीं यहाँ पर हमारा वो पॉइंट हो जाएगा। उसके बेसिस पर ये डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, इजी। अब और क्या बात है, ये 37 डिग्री है तो ये 37 डिग्री है तो ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। ये डिस्टेंस अगर हमने 4 लिया है, एक्चुअली 4 लेने से कैलकुलेशन थोड़ा गंदा हो गया है, 5 लेते तो थोड़ा अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, 4 ले लिया तो 4 ले लिया। ये हमारा डिस्टेंस 4 है, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये देखोगे तो ये हो जाएगा, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये हो जाएगा 4 cos 37। और अगर ये 4 cos 37 हुआ तो ये पूरा, ये भी ऊपर भी 4 cos 37 हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो 8 cos 37 के बराबर हो जाएगा। अब इसका x और y दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। मतलब मैं नीचे अगर बनाऊं, जैसे मैंने कहा, डायग्राम तुरंत बेकार हो जाएगा, जैसे ही तुम ज़्यादा उस पर काम करने लगोगे डायग्राम एकदम बेकार हो जाएगा। कुछ इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, इस तरह का। ये लेंथ है हमारा 8 cos 37, तुम चाहो तो cos 37 का वैल्यू पुट ही कर दो, 8 इंटू cos 37 हमारा हो जाएगा 4/5, तो 32/5, फाइन। अब ये एंगल 37 है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस आएगा एक तरीके से y है, लेकिन हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है अगर, तो हमको ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, दिस, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 32/5 cos 37 माइनस 4, और ये डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा 32/5 sin 37, और ये डेफिनेटली नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32/5 इंटू 3/5, ये हमारा 696/25, 100 कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर दो, चलो 24 4 9 36 2 38, 3.84 एग्जैक्टली सही निकाला है बच्चा। और दूसरा 1.12, तो ये कैलकुलेट कर लो, 32/5 इंटू cos 37 4/5, अगेन 25 हो रहा है, 400 और ले लो, 100 हो जाएगा, माइनस और आसानी रहेगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 51, माइनस 4 1.12, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारा कैलकुलेशन भी फास्ट होना, ट्रिग्नोमेट्री पर भी अच्छा पकड़ होना, मैथमेटिक्स भी अच्छा होना, ये सब चीज़ें रिक्वायर करेंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा अगेन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सब सिर्फ सीखने के लिए। 45 डिग्री का एंगल मान के चलो, अगर तुमसे AITA से ही पूछेगा तो यही पूछेगा, कभी भी और कोई एंगल पूछ ही नहीं सकता। मान लो हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, लाइक दिस, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है A एंड B, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसका इमेज हमको बनाना है, तो कायदे से हम हर पॉइंट के लिए 2-2 लाइट रे ड्रॉ करेंगे तो दिन बीत जाएगा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और सबके लिए 2-2 डायग्राम ड्रॉ करना ये बहुत टीडियस काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीमिटीज, जैसे ये टॉप है, इसका इमेज कहाँ बनेगा बस वो देखेंगे, और इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसका इमेज कहाँ बनेगा बस हम वो देखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा इमेज, ये हमारा हो जाएगा A डैश B डैश। वी डोंट हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, बस इंश्योर करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरह से कोई लेटर P लिखा हुआ है और सामने कोई मिरर है,
तो ये कैसा दिखेगा? तो ये P का नियरेस्ट पॉइंट है, तो उसी का नियरेस्ट पॉइंट इधर ही होगा। ये फारदेस्ट पॉइंट अगर तुम ये सबको इंश्योर करके ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसलिए एम्बुलेंस पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, मिरर इमेज। बहुत बार सेल्फी कैमरा से फोटो लेते हैं हम लोग, तो जो टी शर्ट पर चीजें लिखी होती है वो मिरर इमेज हो जाती है, वो लेटर्स जो होते हैं वो उलट जाते हैं। अगर उसको मिरर में ऐसा करके देखोगे तो सही दिखेगा, पढ़ लोगे उसको। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इस कॉन्सेप्ट से इमेज बना सकते हैं बिना किसी रे डायग्राम के। लॉजिक वही है, हमको दो दो लाइट रे लेनी पड़ेंगी, लेकिन उतना लेगा कौन? उतना टाइम किसके पास? दूसरा बात है फील्ड ऑफ व्यू। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा कि चाहे मिरर हमारा कितना भी छोटा हो, उसमें पूरा वर्ल्ड का इमेज बनता है, इसके सामने जितनी कुछ चीजें हैं सबका इमेज बनता है, लेकिन वो सारे चीजों का ऑब्जेक्ट इमेज हमको दिखेगा ये श्योर नहीं। ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है, तो ऐसा नहीं कि हम कहीं भी खड़े हो जाएं और इस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। जैसे साइड मिरर जो होता है हमारा गाड़ी का, स्कूटी वगैरह का, भले ही वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, बट फिर भी जब हम उसको एडजस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब हम वो एडजस्टेड नहीं होता है तब पीछे जो हम देखना चाहते हैं वो उसका इमेज नहीं बना रहा है, वो उस समय भी पूरे दुनिया का इमेज बना रहा है, बट हमारा जो आई है उस रीजन में नहीं है, और जिस रीजन में हमारा आई है वो हमको देखना नहीं है, तो हम एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा आई उस रीजन में आ सके। अब आई को तो एडजस्ट कर नहीं सकते, तो मिरर को एडजस्ट कर देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ से कहाँ तक दिखेगा उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, और हमको उसी फील्ड ऑफ व्यू में अपने आई को रखना पड़ेगा। और फील्ड ऑफ व्यू हमेशा एक्सट्रीम लाइट रे से ड्रॉ की जाती है, मिरर के नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट से, मिरर के अपर मोस्ट पॉइंट से, जो इन दोनों से इंटरसेक्शन बनेगा लाइक दिस। अब ये जो रीजन बन रहा है ये आगे तक एक्सटेंड करते चले जाएंगे, तो ये जो रीजन बन रहा है हमारा ये वाला, यही हो गया फील्ड ऑफ व्यू। अगर हमारा आई इस रीजन में रहा तभी इसके इमेज को देख पाएगा, एंड दैट विल बी समवेयर हियर। इसके अगर यहाँ पर प्लेस कर दिया जाए, इमेज बन रहा है हमको नहीं दिखेगा। यहाँ पर अगर प्लेस कर दे, इमेज बन रहा है हमको नहीं दिखेगा। तो ये रीजन हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको उसके फील्ड ऑफ व्यू में होना जरूरी है, और फील्ड ऑफ व्यू हमेशा एक्सट्रीम लाइट रे से लेते हैं, मिरर के ऊपर और नीचे, इन दोनों एक्सट्रीम पोजिशन। अब फील्ड ऑफ व्यू पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक जो कॉमन क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे को खुद का इमेज देखना है, ये हमारा बंदा है, इसका आई बिल्कुल टॉप पर भी कंसिडर कर सकते हैं या थोड़ा नीचे भी कंसिडर कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आंसर दोनों से सेम ही आता है। चलो हम मान के चलते हैं कि आई साइट यहाँ पर, दिस इज द आई लेवल, और इसकी खुद की टोटल हाइट है h। तो मिनिमम मिरर का साइज क्या होगा जिससे ये अपने आप को पूरा देख सके? तो आंसर होता है h/2। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये h/2 मिरर को क्या ऐसे रख देने से ये इमेज देख लेगा, या फिर ऐसे रख देने से क्या ये इमेज देख लेगा? ये h/2 लेंथ का जो मिरर है पहले होता कैसे? दूसरा, ये h/2 को रखना कैसे? हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दैट मिरर?
इस आई लेवल से पूरा का पूरा मिरर नीचे रहेगा तो देखेगा, पूरा ऊपर रहेगा तो देखेगा, बीचों बीच कर देंगे तो देखेगा, या कोई और सिचुएशन। तो सबसे पहले तो हमको अलग अलग सिचुएशन को कंसिडर करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा पूरा का पूरा मिरर नीचे है और इसको अपना पूरा इमेज देखने के लिए इसको पैर भी देखना है और हेड भी देखना है। तो अगर हेड से जो लाइट रे आ रही है, सपोज कि कभी भी आफ्टर रिफ्लेक्शन आई पर नहीं जा सकती, पैर वाला लाइट रे फिर भी आई पर रिफ्लेक्शन के बाद जा सकता है, लेकिन ये वाला लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कभी भी आई पर तो नहीं जा सकता। अगर पूरा का पूरा मिरर आई लेवल से नीचे हुआ तो वो अपना हेड नहीं देख पाएगा। दूसरा, अगर पूरा का पूरा मिरर आई लेवल से ऊपर चला गया, सपोज यहाँ, तो अपना पैर नहीं देख पाएगा। ये लाइट रे ऐसे जाएगी तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये कभी आई पर नहीं पड़ सकता। हेड का रिफ्लेक्शन चांसेस है थोड़ा पड़ भी जाए, लेकिन पैर तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसलिए हमको मिरर को ऐसे प्लेस करना होता है कि मिरर का कुछ पार्ट आई लेवल से ऊपर भी रहे और कुछ पार्ट आई लेवल से नीचे भी। आधा आधा नहीं, कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, ताकि यहाँ से जो लाइट रे जाए वो सीधे आई पर पड़े और ये सर से, हेड से जो लाइट रे जाए वो टकराने के बाद आई पर पड़ जाए। अगर हम चाहें तो थोड़ा और बड़ा डायग्राम करके इसको और अच्छे से दिखा सकते हैं। ये ऐसा रे डायग्राम अगर होगा तभी हम अपने पूरे इमेज को देख पाएंगे, और अगर आई बिल्कुल टॉप पर हुआ तब तो डायग्राम और आसान है। इसको अगर समझने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं और ये हमारा आई लेवल है, लेट्स अज्यूम दिस, मैंने जानबूझ के ये थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया, तो मैं मिरर को कुछ ऐसे ड्रॉ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, बराबर बराबर नहीं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो यहाँ से लाइट रे जाए और यहाँ पर पड़ जाए। मिनिमम साइज में एक्सट्रीमिटीज कई लाइट रेज लेने पड़ेंगे। हाँ बोलो। हाँ बताइए क्या है क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रहा। तुम देखोगे ये जो डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस हो जाएगा y, ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कॉन्ग्रुएंसी से ये डिस्टेंस भी y हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा। मतलब आदमी की जो टोटल हाइट है उसको हम 2x + 2y लिख सकते हैं, और मिरर जो है उसका लेंथ है x + y। तो यहाँ से कंपेयर करें तो मिरर का जो लेंथ है वो h/2। और कितना नीचे होना चाहिए कितना ऊपर होना चाहिए ये हमारा जब डेटा दिया जाएगा तब हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, आई लेवल से कितना ऊपर, आई लेवल से कितना नीचे। क्योंकि आई लेवल से जितना ऊपर हमारा सर है उसका आधा तो मिरर होना ही चाहिए। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि आई लेवल से हेड जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 5 सेंटीमीटर मिरर का ऊपर जगह चाहिए और बाकी h/2 में से 5 सेंटीमीटर माइनस करके नीचे होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचे से कितना ऊपर रखा जाए मिरर को। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस डायग्राम से तुम कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मान लो 110 सेंटीमीटर का बंदा है, तो नो डाउट 55 सेंटीमीटर का मिरर होना चाहिए। इसका आई लेवल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। पूछा गया है मिरर जमीन से कितनी हाइट पर होगा, तो हमको 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर मिरर ऊपर रहेगा और टोटल लेंथ है 55,
यानी कि ये अगर डिस्टेंस 55 है और यहाँ से ये 105 होना चाहिए था, तो ये डिस्टेंस हमारा 50 सेंटीमीटर होगा। जमीन से लोअर एंड 50 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। हमको ये डायग्राम अगर दिमाग में रहा तो इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस पर और भी एक्सटेंडेड क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? जैसे बंदा जो है वो एक सेंटर ऑफ द रूम में खड़ा है और सामने की दीवार पर एक मिरर लगा है और इसको अपने पीछे का पूरा वॉल, ये एच हाइट का वॉल है, वो देखना है। यू वांट टू सी द इंटायर वॉल बिहाइंड इट, और ये बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। बीचों बीच थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी कर सकता है, पर खड़ा हो सकता है। बहुत सारे जनरली यही पूछा जाएगा। फिर से जैसा मैंने बताया कि कुछ मिरर आई साइड के ऊपर और कुछ मिरर आई साइड के नीचे, इस तरह की बात होनी चाहिए। और डायग्राम कैसा होगा? यहाँ से लाइट ले जाएगी और आई पर पड़ेगी, और यहाँ से लाइट ले जाएगी और आई पर पड़ेगी। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी द इंटायर इमेज। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी, जैसे मैंने पिछली बार किया था, यहाँ से ऊपर वाले लेंथ को x और यहाँ से नीचे वाले लेंथ को y, तो ये एंगल बराबर होना चाहिए। ये लेंथ y हो जाएगा तो ये भी लेंथ y हो जाएगा, ये लेंथ x हो जाएगा तो ये भी लेंथ x हो जाएगा। फिर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ये y हो जाएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है। ये डिस्टेंस टोटल x प्लस वाई है। तो इस तरह से हम रे डायग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पहले ही लगाया हुआ है, ये दोनों में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पहले ही लगाया हुआ है। अब ये जो ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, तो हमको सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जिस रेशियो में होंगे, अभी मिडिल में है तो डबल हो जाने की बात होगी, तो ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ये y है तो ये 2y हो जाएगा, और ये x प्लस वाई, टोटल हाइट जो है उसको लिख सकते हैं 3x प्लस 3y। और हमको x प्लस वाई मिरर का लेंथ है, तो x प्लस वाई अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा h/3। तो सेंटर में अगर बंदा खड़ा हो और पीछे इंटायर इमेज को देखना हो तो हमारा h/3 इमेज मिरर का लेंथ होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन h/2 एंड h/3 बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, उसके लिए रे डायग्राम वगैरह वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई वेरिएशन है तो वी हैव टू गो बाय दिस मेथड। एक क्वेश्चन है जो हम आपको क्लास के एंड में या फिर ग्रुप में शेयर कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट का बेस्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना। तो ये सारे फील्ड ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट हैं। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से दिया गया है, एक पुलिस वैन है जो वाई एक्सिस पर मूव कर रही है, या तो ये पुलिस वैन है जो इधर से इधर मूव कर सकती है या फिर इधर से इधर मूव कर सकती है, वाई एक्सिस पर इसका मूवमेंट है। और कोई थिफ है जो यहाँ पर खड़ा है, इसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से x, 0, और यहाँ पर कोई मिरर है हमारा जिसके लोअर एंड और अपर एंड का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और पुलिस जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से इन्फिनिटी से यहाँ तक ऐसे मूव कर रही है। तो हमको ये बताना है कितने दूर तक पुलिस जो है इस चोर की इमेज को देख पाएगी। अब ये मिरर का लेंथ दिया जा सकता है, इसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट फिर से वही है, यहाँ से लाइट और यहाँ से लाइट, इन दोनों लाइट रेज का जो भी रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, और उसको ड्रॉ करने का और भी अच्छा तरीका ये होता है तुम इसका इमेज ही बना लो पहले। ये हो गया इमेज, और इस इमेज से इसको ज्वाइन करता हुआ लाइट रे ये ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, और इन दोनों को ऐसा ज्वाइन करता हुआ एक ऐसा। इतने से पोर्शन में ये इतना सा पोर्शन
में ही पुलिस को उसका इमेज दिखेगा। इसके बाहर भी उधर भी चला जाएगा तब भी नहीं दिखेगा, इसके इधर चला जाएगा तब भी नहीं दिखेगा। तो फिर से वही सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल या तो इसमें लगा देंगे या फिर ये छोटा और ये बड़ा, दो ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगा के उसी रेशियो में साइड्स होंगे, जिससे ये लेंथ निकाली जा सकती है। मैं डेटा के साथ भी ये क्वेश्चन अगर कहोगे तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अप्रोच समझना है, थोड़ा सा तुमको काम करने में ईज समझ में आएगा जब एक्चुअल जरूरत पड़ेगी तो। कि ज्योमेट्री, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलर ट्रायंगल, एंगल्स, ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ऑप्टिक्स में, और हमको इन सब पर थोड़ा बहुत कमांड होना ही चाहिए, तभी हम ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को कर पाएंगे। रे डायग्राम बनाने में बिल्कुल कोई भी देरी नहीं करनी है। जैसे ही लगे कि हमको कन्फ्यूजन हो रहा है तुरंत हम रे डायग्राम बनाएंगे। ये सब अगर करोगे तो ऐसा भी नहीं है कि ऑप्टिक्स किया नहीं जा सकता, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको भी पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू पर ये हमारा क्वेश्चन है, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एंगल ऑफ डेविएशन बताया था हमने, ये भी एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ डेविएशन। सिंगल मिरर में तो अपने को समझ में आता है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मिरर है और यहाँ पर इस तरह से अगर लाइट रे आती है तो ये ऐसे ही चली जानी थी, लेकिन क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ऐसे। और अगर मैं इस नॉर्मल को ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस एंगल, ये जो ये टर्न हुआ इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस 2i। तुमको याद रखना है कि कोई भी मिरर से जब लाइट रे टकराती है तो पाई माइनस 2i का डेविएशन होता है। अब मल्टीपल मिरर की बात कर ली जाए, जैसे ये हमारा 2 मिरर का केस है, और 2 मिरर के केस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा 2 मिरर का केस है, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अब कोई भी लाइट रे इस पर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, पॉसिबिलिटी हमने इस तरह से इसको इंसिडेंट कराया है कि इसके बाद ये इस पर फॉल होगी और इसके बाद ये इस तरह से चली जाएगी। So there are two possible deviations. One is at this surface, one is at this surface. ये डेविएशन भी अगर तुम देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज, ये भी डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेट डेविएशन पूछा जाएगा तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों का सेंस सेम नहीं होता तो माइनस करते। यहाँ पर ये इस तरह से जानी चाहिए थी, ये ऐसे घूम गई, ये हमारा डेल्टा 1 हो गया। इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे घूम गई, तो ये डेल्टा 2 हो गया, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा नेट डेविएशन। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है, अगर दो रिफ्लेक्शन की बात हो तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे इंडिपेंडेंट होता है। You simply add these two, this will become 2 pi minus 2 theta, independent of initial angle of incidence. ये जो आई है इसका वैल्यू कुछ भी हो, अगर दो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन की बात हो रही है तो वो 2 pi minus 2 theta ही हो। और पहला डेविएशन का जो सेंस है, डेविएशन उसी डायरेक्शन में हमको लेना पड़ेगा। इसको हम 2 थीटा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो हमको 2 pi minus 2 थीटा ही लेना है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखो जो लाइट रे जा रही है इसमें ये एंगल और ये एंगल,
तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 2 पाई माइनस 2 थीटा वाला एंगल। लेकिन अगर ये एंगल देखें तो ये 2 थीटा वाला एंगल क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर आंसर करना हो तो 2 थीटा, एंटी क्लॉकवाइज आंसर करना हो तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। कुछ भी नहीं बोला हुआ, हमेशा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अगर सेंस के साथ पूछ दे तो 2 थीटा भी आंसर हो सकता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, प्रूफ कीजिए। इफ यू वांट टू प्रूव देन प्रूव इट। इसको प्रूव कर सकते हो, ये एंगल आई होगा तो ये एंगल आई होगा तो ये 90 माइनस आई होगा। इस तरह से हम एंगल ऑफ डेविएशन प्रूव कर सकते हैं कि इतना ही होगा। नहीं तो सिंपली रिमेंबर दिस। तो ये सब आप लोगों ने, ये सब कुछ बोल रहे हो? हाँ सर वो 2 पाई माइनस 2 थीटा और 2 थीटा का क्या बताया वो समझा। 2 पाई माइनस 2 थीटा जो पहला डेविएशन जिस सेंस में होता है उसी सेंस में अगर एंगल बताना हो तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में बताना हो तो सिंपली 2 थीटा। तो हमने लाइट रे ऐसा रखा है, अगर लाइट रे को इस तरह से फॉल कराते तो यहाँ पर जो डेविएशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर डेविएशन क्लॉकवाइज में है, तो अगर ये एंगल थीटा रहा तो यहाँ पर टोटल डेविएशन 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा और 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अगर कुछ भी नहीं दिया कि सेंस, तो हमको यही आंसर करना है, 2 पाई माइनस 2 थीटा। इसके अलावा और भी कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अगर हमारा मिरर है और ये हमारी कोई इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है, अगर उन्होंने मिरर को फिक्स रखा, सपोज इसको फिक्स रखा और इंसिडेंट रे को लेट से थीटा से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल आई तो ये एंगल भी आई, ये इनिशियल केस है। अब हमने इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा। तो नए सिचुएशन में हमारा इंसिडेंट रे कुछ ऐसा होता है, ये हमारा थीटा है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस आई माइनस थीटा हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आई माइनस थीटा ही बनाएगा। तो हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट सेंस में सेम एंगल से रोटेट हो जाता है। दिस इज आई माइनस थीटा, दिस इज आई माइनस थीटा, so this angle will be theta only। तो कंक्लूजन क्या निकला, इसको बोलते हैं रोटेशन कॉन्सेप्ट। if incident ray is rotated by theta, keeping the mirror fixed, the reflected ray rotated by the same angle theta in opposite sense। लेकिन अगर मिरर को रोटेट कर दिया जाए तब क्या होगा, जैसे ये हमारा मिरर है और ये हमारा इंसिडेंट रे है, नो डाउट
इनिशियल नॉर्मल, मैं इसको N1 से डिनोट करता हूँ, और ये हमारा इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे है जिसको मैं R1 से डिनोट करता हूँ। अगर मैंने मिरर को ही रोटेट कर दिया, सपोज नाउ द मिरर इज समवेयर लाइक दिस, मिरर ही रोटेट हो गया बाय एन एंगल थीटा। क्लॉकवाइज सेंस में मिरर को हमने थीटा से रोटेट कर दिया। जब थीटा से रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी हमारा थीटा से रोटेट हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम थीटा। देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, पहले अगर आई था तो ये हो जाएगा आई प्लस थीटा। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आई प्लस थीटा ही बनाएगा। ये एंगल हमारा आई प्लस थीटा हो जाएगा। हमको ये एंगल निकालना है, पहले जो रिफ्लेक्टेड रहता और बाद में जो रिफ्लेक्टेड रहता उसके बीच का एंगल तो ये आ जाएगा 2 थीटा। कैसे है ये, यहाँ से इनिशियल इंसिडेंट रे से फाइनली रिफ्लेक्टेड रे का टोटल एंगल अगर निकालें तो वी कैन इजीली सी एंगल 2 थीटा आ जाए। यहाँ पर एक कंक्लूजन बनता है कि इफ वी रोटेट द मिरर by theta, keeping the incident ray fixed, the reflected ray will be rotated by 2 theta in the same sense। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन में इंसिडेंट रे को भी रोटेट कर देंगे और मिरर को भी रोटेट कर देंगे, और हमसे रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में कितने से रोटेट होगा ये पूछा जाएगा। तो दोनों को एक साथ अगर एक सिंगल क्वेश्चन में रियलाइज करना हो, सपोज ये हमारा एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, और हमको इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय लेट से 5 डिग्री, और प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया गया इस सेंस में लेट से 10 डिग्री, और हमसे पूछा गया कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा। चलिए बताइए, फाइंड द एंगल बाय विच the reflected ray will be rotated, definitely with sense। एनीवन, आप बताइए। 15 degree anti-clockwise. 15 degree anti-clockwise. 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सिंपल है। मिरर जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसका डबल करना है, और इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन। क्या कर रहे हो तुम लोग, 25 डिग्री होगा ना। सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे का बोला है ना, क्या, रिफ्लेक्टेड रे का ही बोला है ना, नॉर्मल से बोला है। हाँ रिफ्लेक्टेड रे को ही कितने से रोटेट होगा वही पूछ रहे हैं। तो ये 5 डिग्री से रोटेट हो रहा है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 डिग्री से रोटेट होगा, और मिरर जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसका डबल उसी सेंस में होगा। ये दोनों तो सेम ही सेंस में आ रहे हैं, तो माइनस क्यों करेंगे, प्लस करेंगे ना। स्टेटमेंट को फिर से गो थ्रू करो, प्रूफ पर मत जाओ,
प्रूफ आराम से बैठ के कर लेना अगर प्रूफ का जरूरत हो तो। ये जो कंक्लूजन लिख रहा हूं इस पर बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि हम अगर एक एक रिजल्ट को प्रूफ करने जाएंगे तो ये बहुत बहुत टाइम लगने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव द रिजल्ट्स, वी आर सिंपली गोइंग टू इम्प्लीमेंट द रिजल्ट्स। जब इंसिडेंट रे रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है बाय द सेम एंगल। If the incident ray is rotated by theta, keeping the mirror fixed, the reflected ray rotated by the same angle in opposite sense. In same sense, ये दोनों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। मिरर जब रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में रोटेट होता है, और जब इंसिडेंट रे रोटेट होता है तो उसके अपोजिट सेंस में होता है। यहाँ हमने क्वेश्चन क्या दिया, इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो उसके कारण जो रोटेशन रिफ्लेक्टेड रे में होगा वो 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, और मिरर के कारण 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों सेम सेंस में है, तो फाइनल आंसर 25 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही आंसर होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। ये सब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही बनता है। जेई एडवांस में एक बार एक क्वेश्चन आया था और देख ही लो, पता नहीं तुम लोग का ग्रुप मतलब सॉल्व एग्जाम्पल में क्या पता ये क्वेश्चन दिया गया हो। ये मिरर है और यहाँ से एक लाइट सोर्स से लाइट आ रहा है और ये लाइट सोर्स फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और इसका जो रिफ्लेक्शन एक वॉल पर, यहाँ पर एक वॉल है जो कि फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, एक स्पॉट बना रहा है ये P, and this wall is at a fixed distance D। इस पॉइंट से अगर हम मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये जो स्पॉट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। व्हेन दिस एंगल इज लेट्स से अल्फा, जब ये अल्फा एंगल बना रहा होगा तो इस पॉइंट की फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। at the given instant। आंसर शुड कंटेन डी अल्फा, ये डी और अल्फा ले सकता है आंसर, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसको भी ले सकता है। मिरर इज रोटेटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन क्लॉकवाइज सेंस। मिरर इज गेटिंग रोटेटेड with angular velocity omega in clockwise sense।
हाँ बताइए। 2 omega d. ओमेगा डी। ओके, एनीवन एल्स? हाँ बताइए। माइक अप, अच्छा। 2 ओमेगा डी सेक थीटा। ओके, एक बच्चे का आंसर है 2 ओमेगा डी सेक थीटा। जैसे ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और इस एंगल को मैं कुछ देर के लिए बीटा ले लेता हूँ क्योंकि 90 माइनस अल्फा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीटा 90 माइनस, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मिरर के साथ हमने लिया है। मिरर रोटेट करेगा बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स्ड रहे। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मिरर और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रहा है वो है बीटा। और ये डिस्टेंस जो है इसको मैं कुछ देर के लिए अगर y से डिनोट करूँ तो tan ऑफ बीटा ये हमारा हो जाएगा y/d, और y कैन बी रिटन एज d tan बीटा। अब जब वेलोसिटी की बात आ रही है तो वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये इसी पर मूव करता चला जाएगा, ये जो पॉइंट है P इसी पर ऐसे मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करो, हम लोग करेंगे dy/dt इक्वल टू dy/dt ऑफ d tan बीटा। कैपिटल D तो कांस्टेंट है। dy/dt ऑफ tan बीटा जिसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा dB/dt। Now what is this dB/dt? ये dB/dt अगर तुम देखो तो इसका रेट ऑफ चेंज मतलब बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे का। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर एंगल बीटा है तो उसका रेट ऑफ चेंज इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और हमको पता है ओमेगा डैश 2 टाइम्स ओमेगा होगा ही होगा। यही तो अभी कुछ देर पहले यूज किया था। तो हमारा ओमेगा डैश को 2 टाइम्स ओमेगा अगर पुट करेंगे तो जो फाइनली वेलोसिटी हमारा आएगा वो आ जाएगा डी सेक स्क्वायर बीटा इंटू ट्वाइस ऑफ ओमेगा। तो डी 2 ओमेगा सेक स्क्वायर बीटा इज आवर फाइनल आंसर। और बीटा को अगर हम अल्फा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो 90 माइनस अल्फा, तो डी 2 ओमेगा सेक स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। सेक 90 माइनस अल्फा हमारा कॉसेक स्क्वायर होता है, तो डी 2 ओमेगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये भी हमारा आंसर हो सकता है अगर गिवन एंगल के टर्म्स में आंसर देना हो तो। कि हमने एंगल अल्फा ही दिया था तो आंसर भी अल्फा के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो 2 डी ओमेगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। फाइनल आंसर 2 डी ओमेगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा वेलोसिटी, और ये किसी समय एडवांस का क्वेश्चन था। इसमें कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है रिफ्लेक्टेड वाला ही, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल इसको और ज़्यादा किया हुआ है। जब भी हमको किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होती है तो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से
निकाल के उसको डिफरेंशिएट करना, यही तरीका है। हमने y को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस ओरिजिन और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये चीज करना ही पड़ेगा। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग क्लास 11th में, काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन के अंदर। तो बच्चों ने आंसर किया था, दोनों बच्चों के आंसर रॉन्ग हो गए। ये हमारा रोटेशन कॉन्सेप्ट है। सर प्लेन मिरर में कॉन्सेप्ट्स की कोई कमी नहीं है, भर भर के कॉन्सेप्ट्स। हाँ सर इसमें डीवी बाई डी को 2 ओमेगा से कैसे सब्स्टिट्यूट, डी बीटा बाई डी डीवी बाई डी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रही है ना। ये डीवी बाई डी, व्हाट दिस मींस? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो अगर मिरर का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम लोग ने लिया है, ये हमारा मिरर का एंगुलर वेलोसिटी है। मिरर जब मिरर थीटा से घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमता है। उसी बात से ये बात हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, थीटा डैश इज इक्वल टू 2 थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी। यही तो है, और क्या। जब एंगल डबल हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डबल ही होनी पड़ेगी ना यार, ये तो बहुत सिंपल सा बात है। तो ये शायद सॉल्व एग्जाम्पल में आप लोग के होगा। और भी प्लेन मिरर का क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, मैं क्या बताऊं। इसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल पर भी जाते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है इसमें, नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट। अगेन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस, एक मिरर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रखें, चाहे यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं रखें, हमारा एक ही इमेज बनता है। और वो कहाँ बनता है, ये सब बात हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे पास दो मिरर हो और दोनों के बीच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो लाइक दिस, और इसके बीच में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तब इसके नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सारे होंगे। क्योंकि इमेज का फिर इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है। जनरल थीटा के लिए इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 90 डिग्री का जो केस है उसको हम देख सकते हैं। इस केस में थोड़ा सा डायग्राम आसान दिखता है, अदरवाइज। और कुछ देर के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लें, इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं जनरल पॉइंट एक्स कमा वाई पर। नो डाउट ये डिस्टेंस जो होगा ये हमारा एक्स है, एक इमेज यहीं पर बन जाएगा सेम माइनस एक्स कमा वाई पर, और एक इमेज माइनस एक्स कमा माइनस वाई पर। दो इमेज तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन तीसरा इमेज क्यों बनेगा और कहाँ बनेगा, ये समझने के लिए हम लोग को कोई भी एक रे डायग्राम लेना चाहिए। जैसे एक रे इस तरह से हमने ले लिया, एक रे इस तरह से ले लिया। अब ये रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी जैसे इस तरीके से इस मिरर पर इंसिडेंट होगी। ये हमारा मिरर M1 है फॉर एग्जांपल, और ये हमारा मिरर M2 है। तो M2 पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी, M2 को ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर ये जो I1 है एक ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है, क्योंकि उसको ये मिरर नहीं दिखता, मिरर के पास आई नहीं होता। ये जो लाइट रे
जैसे जा रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर रख देते तो उसके लिए भी लाइट रे ऐसे ही जाती। तो जैसा ऑब्जेक्ट है एक्सटेंड करके वहीं पर वैसा ही इमेज बनाना, यही तो काम है। तो यहाँ पर इसका एक इमेज सीधे इसके नीचे, जितना ऊपर था उतना ही नीचे, -x, -y इस पर बन जाएगा। और अगर इस इमेज के लिए भी अगर ऐसा ही एक लाइट रे ले लें तो ये भी जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो इसका इमेज यहाँ बनेगा और ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। बेसिकली I1, इसको बोलेंगे I1 I2, तो ये हो जाएगा I12 या I21। इस इमेज का इमेज या फिर इस इमेज का इमेज हमारा बनता है, दोनों कोइंसाइड कर जाए। I2 का इमेज M1 में और I1 का इमेज M2 में, ये यहाँ पर बनता है। टोटल 3 इमेज भी बनता है। पूरा रे डायग्राम ड्रॉ करने में और भी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन ये बस रियलाइज करने, हम लोग को सारे रे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। और उससे एक कंक्लूजन बनता है नंबर ऑफ इमेजेस का, कि अगर हमारे पास इफ वी हैव 2 मिरर्स inclined at an angle theta, then पहले तो हम लोग को 360 अपॉन थीटा ये निकालना है। फाइंड 360 बाई थीटा एंड नेम इट एज के। इसको के नाम देते हैं। और नंबर ऑफ इमेजेस, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के, n के वैल्यूज क्या होंगे, जैसे ये k जो है वो एक इंटीजर हो सकता है। इफ k इज इवन नंबर हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस सिंपली k -1 हो जाएगा। दूसरा, इफ k इज ऑड के केस में क्या करना पड़ेगा, दो बातें हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब बाइसेक्टर पर। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, इसका मतलब बाइसेक्टर पर प्लेस्ड है, ये थीटा के बाइसेक्टर पर, बीचों बीच, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइसेक्टर। तो इस केस में हमारा नंबर ऑफ इमेजेस अगेन k -1 ही होगा। और इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, तब यहाँ पर n जो है वो k के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान देने वाला चीज। इन सब के प्रूफ है, जैसे मैंने कहा ना, हर चीज का प्रूफ होता है, लेकिन हम लोग हर प्रूफ करने के लिए ऑप्टिक्स नहीं पढ़ेंगे। तीसरा, अगर इवन ऑड ना होके ये फ्रैक्शन हो गया, तब इफ k इज अ फ्रैक्शन, इंटीजर नहीं हुआ, तब क्या करेंगे। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक दो एग्जांपल से समझ लो। 5.82 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 5। 4.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। 3.23 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। यानी कि इस नंबर से छोटा जो इंटीजर है उसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 5.82 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 4.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 3.23 का 3। जो भी फ्रैक्शन अगर आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको ले लेना है। इसमें और भी बातें हो सकती हैं कि इमेजेस बनते कहाँ कहाँ। तो इसमें जैसे अगेन वो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग,
डायग्राम से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक मिरर है, और जैसे मैंने कहा था इमेज का इमेज बनता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एंगल, ये टोटल एंगल हमने ले लिया लेट्स से 40 डिग्री, और ये हमारा ऊपर से 10 डिग्री है, नीचे से ये 30 डिग्री बनाएगा। इसको हम लोग बोल देते हैं M1, और इसको हम लोग बोल देते हैं M2। और क्या करते हैं, ये M1 और M2 इस तरीके से लिख देते हैं। M1 से जो पहला इमेज बनेगा वो 10 डिग्री करता, तो 10 डिग्री पर ही बनेगा। यहाँ पर M1 के नीचे लिखते हैं 10 डिग्री, और M2 से 30 डिग्री पर बन रहा है तो ये 30 डिग्री लिखेंगे। और हर बार ऐसे क्रॉस करते हुए जाएंगे, और इसमें इन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है 40 डिग्री वो ऐड करते जाएंगे, +40, तो ये 10 + 40 हो जाएगा 50 डिग्री। तो M2 से 50 डिग्री पर ये बनेगा, और +40 इसमें ऐड करेंगे तो 70 डिग्री। तो दूसरा इमेज M1 से 70 डिग्री पर बनेगा। फिर से इस तरीके से ये 40 ऐड करते चले जाएंगे, और तब तक करेंगे जब तक 180 रीच नहीं करते। 180 ज़्यादा होगा तो नहीं करेंगे। जैसे 50 + 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 70 से +40 करेंगे तो ये हो जाएगा 110। फिर से इसको 110 से 40 ये हमारा हो जाएगा 150, 130, और इससे करेंगे तो 190 डिग्री हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। सिर्फ इससे 40 डिग्री करेंगे तो 170। अब ये 40 डिग्री का केस है, नंबर ऑफ इमेज के लिए के निकालना पड़ेगा, 360/4 और अदर 40, तो ये हो जाएगा 9। ऑड नंबर है और अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट है, 10 और 30, तो नंबर ऑफ इमेजेस 9 के ही बराबर होना चाहिए, n = 9। कहाँ कहाँ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये M2 से इतने इतने एंगल पर इमेज बनेगा, ये M1 से इतने इतने एंगल पर इमेज बनेगा। These are the 9 images, और ये जितने भी एंगल्स हमने लिए हैं ये M1 से हैं, ये M2 से हैं। अब जैसे 10 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 10 डिग्री इधर, ये यहाँ पर एक इमेज बनेगा। फिर उसके बाद 70 डिग्री मतलब 70 डिग्री कहीं इधर, ये ऐसे आर्क जैसा बनाएंगे और यहाँ पर इमेज बनेगा। फिर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, और इस तरीके से रोटेट करते हुए 170 डिग्री तक ये इमेज बनेगा इधर, और इधर 30, 50, 110, 130 ऐसे। तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगा ये हमसे नहीं पूछा जाता है, हमसे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पूछ लिया जाए और यही हम कर दें, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो फिर भी कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि प्लेन मिरर में अगर पैरेलल मिरर्स हो, लाइक थीटा 0 डिग्री हो, तो कहानी कुछ और अच्छी होती है। नेक्स्ट डे हम लोग अगर 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल हो गए लाइक दिस, और इसके बीचों बीच कहीं ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर k जो होगा वो 360/0 इन्फिनिटी टेंड्स करेगा, तो नंबर ऑफ इमेज भी इन्फिनिटी टेंड्स करेगा। तो यहाँ पर पोजीशंस आते हैं कि M1 से M2 से इमेजेस के पोजीशन क्या क्या होंगे, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड होता है, उसको हम लोग कल देखेंगे। जैसे ये डिस्टेंस अगर हमारा D1 है और ये डिस्टेंस अगर D2 है, तो फिर से M1 M2 ऐसे बना देंगे। पहला इमेज M1 से D1 डिस्टेंस पर होगा और दूसरा D2 डिस्टेंस पर होगा, और हर बार +D, ये हमारा D है सेपरेशन, दोनों में D ऐड करते जाएंगे, तो D + D2, D + D1, फिर से अगेन D ऐड करेंगे तो 2D + D2, 2D + D1 एंड सो ऑन, और इसका कोई अंत नहीं है, करते जाएंगे। तो M1 से इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगे, ये इधर पोजीशन मिलता जाएगा, M2 से इमेजेस कहाँ बनेंगे, ये पोजीशन मिलता जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेंगे। तो इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। यू कैन सॉल्व दिस, नहीं तो कल एक क्वेश्चन से इसको डिस्कस कर देंगे। तो प्लेन मिरर में आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी बातें हैं, डाइजेस्ट करो इतना, फिर कल हम लोग कुछ और बात करेंगे। सर हाँ, सर ये पीडीएफ प्लीज अभी शेयर कर देना। अब पीडीएफ में भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ।